सानेहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। आईएसपीआर के मुताबिक 9 मई 2023 को नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उन हुर्मती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी, जी हाँ, किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई के यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ और पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। पाक अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी और तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन कर दिया जाएगा। नाजरीन, जिन 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई है ना, उनके ना सिर्फ एतराफी वीडियो बयानात ऑन रिकॉर्ड है, बल्कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस में उन्हें साफ तौर पर तोड़फोड़ करते हुए भी देखा जा सकता है। तमाम तर सबूतों और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई इन सजाओं पर भी बानी पीटीआई खुश नहीं है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सियासी वर्कर्स को सजाएं देने से बेहतर है कि मुल्क में मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाए। हालांकि ये वही बानी पीटीआई है जिनका माजी में मानना था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और ये इसलिए बनाई गई हैं कि आम अदालतों में लोग पकड़े नहीं जाते, प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है और गवाह अदालत आते हुए डरते हैं। कुछ यही ख्यालात मुराद सईद, शहरियार आफरीदी समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के भी थे। साबिक विफाकी वजीर और मौजूदा दायमी मफरूर और इश्तिहारी मुराद सईद तो पार्लियामेंटेरियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में देखने के हामी थे। पीटीआई को मसला मिलिट्री कोर्ट से बिल्कुल नहीं है, उनका मसला वही पुराना है। जो कुछ भी उनके हक में हो वो बिल्कुल ठीक है और जो हक में ना हो वो गलत है, जुल्म है और गैर आईनी है। कल तक बानी समेत पूरी पार्टी का क्लेम था कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उनके किसी कारकुन का फौजी तंसीबात पर हमले से कोई लेना देना ही नहीं था। पाक फौज को चैलेंज दिया गया कि अगर वो सच्चे हैं तो सीसीटीवी फुटेजेस को सामने लाया जाए। जब उनकी फरमाइश पर 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस पब्लिक कर दी गई तो फिर कई और भोंडी दलीलें निकाल लाए। अलमिया तो यह है कि कल तक जिन वर्कर्स को ऑन तक नहीं किया जा रहा था, जिनसे मुताल्लिक दावा किया जाता रहा कि ये तो भाई एजेंसियों के लोग हैं, आज सजाएं सुनाए जाने पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और उन्हें अपना सियासी वर्कर तस्लीम कर लिया गया है। पीटीआई के तमाम लीडर्स इन सजाओं को जुल्म करार देकर अपने ही दावों की नफी कर रहे हैं। यही वो पार्टी है जिसका दावा था कि उनके कारकुनों ने फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उन्हें करार वाकई सजाएं दी जाए। आज जब सजाओं का अमल शुरू हो गया है तो पीटीआई की चीखें निकल रही हैं। सवाल उठता है कि कल तक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, आज पीटीआई का पुरअमन एहतजाज कैसे बन गया है? कल तक जो हमलावर एजेंसियों के अपने बंदे थे, आज पीटीआई के मासूम सियासी वर्कर कैसे बन गए हैं? इन चीखों की हकीकत यह है कि उन्हें पता लग गया है, उनको पता चल गया है कि रियासत इस बार उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और अब अगली बारी बानी समेत पार्टी के उन सीनियर लीडरशिप की है जिन्होंने सानेहा 9 मई की प्लानिंग की थी। इनको दर्द अपने कारकुनों का बिल्कुल नहीं हो रहा, इनका तरा उनके अपने मुमकिन मिलिट्री ट्रायल में निकाल दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का प्रोपेगेंडा करने वाली पीटीआई और उसके बेनिफिशियरी यूट्यूबर्स की इतला के लिए अर्ज है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस की ट्रायल की इब्तदा ही तहरीक इंसाफ के दौर में हुई थी। वो बानी पीटीआई का ही तो अपना दौर था जब 29 लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स हुए और 3 को सजाए मौत सुनाई गई। तब ये मिलिट्री कोर्ट्स ठीक थी और आज उनमें ट्रायल को मार्शल लॉ कहा जा रहा है। कल तक एक सरकारी अफसर के जरिए पूरी पार्लियामेंट को हांकना तक ऐन जमहूरी था, आज उनको कानून के मुताबिक कार्रवाइयां भी गैर जमहूरी लग रही हैं। कल तक मिलिट्री कोर्ट्स चलाने वालों को भरी पार्लियामेंट में अपना बाप माना जाता था, आज वही लोग जालिम ठहरे और दुश्मन करार दे दिए गए हैं। आज 23 दिसंबर है और पीर का दिन है। आज ना तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जा सका है और ना ही तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई है। मामलात सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। पीटीआई की 7 रुकनी कमेटी के जवाब में वजीर आजम ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रही है।
हैरान कुन तौर पर बानी पीटीआई ने इन मुज़ाकरात को खुफिया रखने की हिदायत जारी की हैं और ये भी कहा है कि अगर मुज़ाकरात करना हमारे लोगों की मजबूरी है तो ये मुज़ाकरात ना बंद कमरे में किए जाए। 26 नवंबर का कत्लेआम करने वालों के साथ तस्वीर हरगिज ना बनवाई जाए। मुनाफिकत का आलम देखें। मुनाफिकत का आलम यह है कि एक तरफ अडियाला जेल का कैदी खुद 7 रुकनी कमेटी बनाकर मुज़ाकरात के तरले करता है, तो दूसरी तरफ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मुज़ाकरात को खुफिया रखने का हुक्म भी दे देता है। अब हुकूमत ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों के साथ कैसे डील करेगी ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। मगर एक बात जरूर कही जा सकती है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का आगाज करके आज कम से कम शहबाज हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम कर लिया है। इसी सूरत हाल पर हम बात करें हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। यस यस लेट्स गो। अहमद, अहमद, आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा, वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग, बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल अजहर सिद्दीक साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब, आई हैव अ गुड न्यूज़, आई हैव अ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ मुज़ाकरात के हवाले से है, वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी। बैड न्यूज़ पहले कर लेते हैं। 9 मई फैसला आने शुरू हो गए हैं। पहली खेप के अंदर पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 25 मुल्ज़िमान की है जिनको सजाएं हुई हैं और ऐसी वैसी नहीं, ठीक ठाक सजाएं हुई हैं, कैद बामशक्कत। मसला ये है कि आप कल तक जिन लोगों को ओन नहीं कर रहे थे ना, आप कह रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पता नहीं हमारे बंदे नहीं है, पता नहीं कौन है, ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी जाने अनजाने में आप उनको ओन कर बैठे हैं और ओन कर रहे हैं, ना सिर्फ ओन कर रहे हैं बल्कि आप ये कंडेम कर रहे हैं कि भाई ये तो सजाएं गलत हो गई हैं सर। तो बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप इस चक्कर के अंदर 9 मई को ओन कर चुके हैं, क्योंकि जो लोग जिनको सजाएं हुई हैं, जिनकी आप आइडेंटिफिकेशन अपने कारकुनान के तौर पर कर रहे हैं, दे डिड 9 मई सर। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं तो जमहूरी आदमी हूं और मैं रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से आपने सुन ही लिया है क्या कुछ आया है। ये तो अभी पहली खेप है, शायद मुझे लग रहा है ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में चला ना जाए और मेरे लिए बड़ी तकलीफ से बात होगी इस सारे मसले को ले जाने के लिए। जहां तक बात है ना, क्या
यानी ये आपका ख्याल है कारकुनान होने की वजह से इसको कंडेम किया है? नो, नॉट एट ऑल। हम बिल्कुल नहीं, मैं बहसियत वकील मैं तो खुद कभी नहीं मानूंगा इस तरह की मिलिट्री, किस बात के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल ये, यानी जो बताया गया है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आए हैं, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट सारे देखे ही है, इससे पहले कभी सुने थे कन्फेशनल स्टेटमेंट ये वाले? जैसे ही सजाएं सुनाई है उसके बाद रेडीमेड आ गए हैं, उनकी तरफ तो जाना नहीं। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं। वजह कि आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस आप बनाना चाह रहे हैं कि जनाब ज़हन साजी की, आपने देखा नहीं कितनी सलीक उर्दू, बड़ी नफीस उर्दू वो जो बोली है उन्होंने, पता नहीं उनमें से कई ऐसी हैं जो बेचारे पंजाबी समझते हो, लेकिन बड़ी अच्छी उर्दू उन्होंने बोली है, वो अच्छी बात है। लेकिन हम अब उसमें अब क्रिमिनल कंस्पिरेसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका ना अगर मास्टरमाइंड की तरफ जाना है तो पहले मास्टरमाइंड के हवाले से कोई 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने पास सबूत तो ले आए। सबूत सारे आ चुके हुए 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में, 4 वर्जन है मुख्तलिफ, जिसमें पहले कहा गया कि जनाब फैसलासाजी हो रही, 2 लोग आए इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर के जब आए उन्होंने कोई 9 मई से पहले का सुना और मामला आ गया 12 मई तक। 12 मई को जाके बयान रिकॉर्ड कराया, वो रद्द कर दिया गया और कई लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। फिर कई मामले आए, सदाकत अब्बासी वगैरह साहब के हवाले से बयान आए कि जनाब उन्होंने सुना, उन्होंने ऐसा कहा था, वो बाद में आया, वो भी सारे पीछे हट गए, वो भी कुछ नहीं रह गया। अभी तक एविडेंस कोई नहीं है, सारी 9 मई होते तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर वो उस पैरामीटर पे पूरा उतरते तो आज तक 9 मई में नीचे सारा दहशतगर्दी की कोर्टों में तो कई तो बरियत हो गई है, तो वहां चलते। और वहां मैं चूंकि कानूनदान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वहां चलते, वहां एविडेंस आती, एविडेंस के बाद आप समझते हैं कि नहीं जनाब अब यहाँ 2-3 चीजें बड़ी डिटरमिन होनी है, जो कि इसके ऊपर मिलिट्री कोर्टों के ट्रायल करने के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से सिविलियन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी फील्ड के अंदर मौजूद है, जो उन्होंने सेट असाइड कर दिया हुआ है। और इसको और आप पुराने को ना बनाए ना, कभी आईनी तरमीम तो हुई नहीं, वो आप 21वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर इजाजत दी थी और वो ठीक इजाजत दी थी, वो दहशतगर्दों के कॉन्टेक्स्ट में थी। अब दहशतगर्द क्या नहीं है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या होनी है, ये तो देख सवाल बड़े पैदा होंगे। फिर सवाल जब ये सारे सामने आएंगे फिर ये भी जवाब होगा कि 9 मई को इमरान खान को क्यों पकड़ा गया, कोई वारंट नहीं था, नैब की तरफ से कोई वारंट नहीं था, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर जिन्होंने पकड़ा फिर वो सीसीटीवी फुटेज, कैमरा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को जो भी हुआ, फौजी तंसीबात पर जो हमला हुआ, क्या वो दहशतगर्दी नहीं था? तो दहशतगर्दी और क्या होती है? देखिए मैं बताऊं आपको, बिनिश बात वो करनी चाहिए, मैं वकील हूं, आया इन सबको कहना आगे कुरान मजीद पर आकर हलफ दे दे, ये सारी बातों को सामने सारे भाग जाएंगे इनमें से। मैं कब कह रहा हूँ, हमला हुआ कोर कमांडर हाउस पे, हमला हुआ जो आकर किसी ने तोड़फोड़ की, किसी ने छड़ी मार दी, कोई मोर उठा कर ले गया, या जो कुछ भी हो गया। क्वेश्चन ये है ना कि फौजी तंसीबात में बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। फैक्ट चेक अजहर सदीक साहब, जो कुछ नहीं हुआ, पूरा घर जला दिया, अंदर घुस करके कारकुनान ने फ्रिज खोले, टेबल के ऊपर जो खाने की अशिया थी उनमें हाथ डाल के, डोंगों में हाथ डाल करके जो है उसको जो है यूज एंड अब्यूज किया। जीएचक्यू पर हमला हुआ सर। जी सर, मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए अगर ज्यादती हुई ना तो उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक देना चाहिए। वो इश्तेदार दहशतगर्दी की कोर्टों में मामला पड़े हैं, आप जहाँ चलो ट्रायल चलाएं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें, कोई अर्ज नहीं है। यहाँ तो क्या एविडेंस क्या हुई है, क्या एविडेंस हुई है, एविडेंस दिखाई है आपने, मुझे बताएं क्या एविडेंस दिखाई है आप तक? वहां सिवाय नकाब पहने हुए चंद लोग, 10, 12, 15 लोग जो छड़ियां पकड़ी हुई थी। अब ये मैं नहीं चाहना चाहता, जो कि नेशनल टीवी पे बैठा हूँ, मैं अभी उन कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ राइट टू फेयर ट्रायल सेक्शन आर्टिकल 14 आप बड़ा सेंसिबल फेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली हकीकत ये है कि आपके लीडर बानी पीटीआई कुछ और कहा करते थे। वो तो कहते थे कि जी मिलिट्री कोर्ट्स तो सुपीरियर है, वो तो जो वो कोर्टें हैं वो तो कोई और कोर्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो आम सिविलियन कोर्ट्स हैं उसमें तो जो गवाह है वो जाते हुए डरते हैं, उसके अंदर जो मुल्जिमान है उनका जो केस है वो पूरे तरीके से नहीं चलता है। और आप लोग हामी थे सर, आप लोग हामी थे। 29 people were tried under your governorship in military courts और 3 को तो सजाए मौत भी हुई। मैं समझा दूं आपको। देखिए इस्तेदार होता क्या है, इस्तेदार दहशतगर्दी की कोर्टों के अंदर बड़े वो तालिबान लोग होते हैं, वो बड़ा डोग डरते हैं, उसमें गवाही देने कोई नहीं आता। देखिए ना बड़ा फर्क समझिएगा, यहाँ टेररिस्ट कोर्ट भी बनाए इसी काम के लिए गई है ना, यानी आप जरा फर्क को समझिएगा।
कि आपने मिलिट्री कोड के अंदर लेके जाना है, वो जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मौजूद है। यहाँ जो दहशतगर्द है, कोर्टों में दहशतगर्दों को भी लेके जाना है। आप इनको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? अभी क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है, क्या वो तालिबान का आए थे? क्या वो इंडिया से आए थे? क्या वो बड़ी दुनिया से आए थे? यहाँ के लोग हैं, जज्बात में मैं भी नहीं बात करना चाहता, ना मैं कहना चाहता। बात कर रहे हैं कि लोग दहशतगर्दों से डरते थे। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आज के लोग पीटीआई वालों से नहीं डरते? जितनी भी पीटीआई की जो फॉलोइंग है, आप सर, मैं अपनी बात नहीं कर रही सिद्दीक साहब, आप कोई ऐसी बात करते हैं जो आपके लीडर के मुनाफी है, आपके खिलाफ एक ऐसी ट्रोलिंग होगी कि सर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो सबसे ज्यादा लोग तो पीटीआई वालों से डरते हैं। दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं और कलमा पढ़ के कह रहा हूं, किसने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी जमात है? इंतशारी जमात, खलफशारी जमात तो मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया था। सारा कुछ रिकॉर्ड के अंदर है, क्या कुछ देखते रहे हैं। ये छोड़े इन चीजों को, इन बातों को। आप राइट टू फेयर ट्रायल दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, जिनके साथ राइट टू फेयर ट्रायल दें, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना ये मुनासिब नहीं है। अभी आपने अपनी कैपेसिटी, बल्कि बियॉन्ड योर कैपेसिटी, बड़ा अच्छा मुकदमा आपने अभी टेलीविजन के ऊपर लड़ा है। बट अगेन मैं फिर ये कहूंगी, आपके जो लीडर हैं वो किसी और ख्यालात के हामी हैं। अली गौहर बलोच साहब, कौन कहता है कि ये लोग इंतशारी हैं? कौन कहता है कि ये लोग फितना है? कौन कहता है कि ये लोग पुरअमन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन्होंने मॉडल टाउन का हवाला दिया है, तो इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि टीएलपी के लोगों के ऊपर सीधी गोलियां किसकी हुकूमत में चली थी और कौन चलवाने वाला था। इनसे ये भी पूछ लें कि टीएलपी को दहशतगर्द पार्टी करार देकर उसको पाबंदी लगाने वाली कौन सी पॉलिटिकल हुकूमत थी उस वक्त की। तो जाहिर है कि जिस तरह से आपके इंट्रो में आपने बातें बताई हैं, इनको आईना दिखाया है कि ये हर वो बात जो इनके हक में हो वो आइन और कानून है, और जो इनके खिलाफ जाती हो वो झूठ है। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जिस वक्त इन्होंने एक धमकी अमेज और रियासत को धमकियों से भरी हुई एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, और उसके बाद जब ये अदालत में पेश हुए थे और 9 मई के वाकयात हो चुके थे, तो इन्होंने अदालत में बैठकर ये कहा था कि अगर मेरे साथ ये कुछ होगा तो मैं रेड लाइन हूं, तो फिर यही कुछ होगा। GHQ के ऊपर हमले की तो तस्दीक वो खुद अपनी जबान से कर चुके हैं कि हमने लोगों को कहा था कि GHQ की तरफ जाए। और उसके बाद जितनी इनकी ऑडियो वीडियो CCTV आ चुके हैं, उसके बाद अब ये कहते हैं कि कौवा सफेद है, तो उस चीज का तो हाल कोई नहीं, इनका कौवा तो सफेद ही है। बहरहाल असल हकायक तो वो हैं जो पूरी कौम और पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। और ये खास तौर पर कह रहे हैं कि वो तो तालिबान और वो है। भाई, जो काम आप लोगों के दहशतगर्द जत्थों ने किया है वो तो पाकिस्तान में तालिबान ने भी कभी नहीं किया। वो तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी उन जगहों पर अटैक नहीं किए। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद के ISI के ऑफिस के ऊपर हमला किया गया, मियाँ वाली की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, सरगोदा की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, पिशावर KPK का रेडियो स्टेशन जलाया गया, मोटरवेज को इंटरचेंजेस के ऊपर आग लगा दी गई, और उस सबसे बढ़कर ये कि आपने तो MM आलम के जहाज को भी आग लगा दी। मकसद ये है कि नफरत और दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल जो थी वो आपने कायम की। और खास तौर पर अब वो क्या कहते हैं कि सवाल गंदम जवाब चना, इनसे पूछा कुछ जाता है, ये फलां आइन का सेक्शन, फलां कानून का सेक्शन, कोई इनको सीधी बुखलाहट का शिकार है। उसकी वजह ये है कि वो फैज साहब जिससे ये फैज याब होते रहे, अब उनका ट्रायल भी इनको जो है वो हतमी नतायज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ताने बाने सारे बानी PTI की तरफ जाकर मिलते हैं, जिसकी के मास्टरमाइंड वो है। और खास तौर पर मुराद सईद साहब, जिनको इन्होंने भगौड़ा बनाया हुआ है, दूसरों को भगौड़ा कहते थे, पता चला खुद भगौड़े निकले। दूसरों को चोर कहते थे, इनकी जब तलाशियां ली गई तो पता चला कि इनकी जेबों से तो जेली रसीदें भी निकल आती हैं, घड़ियों की और पता नहीं किस किस चीज की। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इनसे चाहे टॉक शोज में हो चाहे आम पब्लिक में हो, इनसे बहस करना फजूल काम है। इनका असल हल यही है कि इन दहशतगर्दों को, मैं वाकई एक बात तस्लीम करता हूँ, आज जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनमें 95% तो वो लोग हैं जो बेचारे मतलब है कि फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग लोग नहीं थे और वर्कर टाइप लोग थे, और इन लोगों की वो बहकावे वाली तकारीर में आकर
हालांकि ये खुद सबसे बड़े हम ही थे। ये कहते थे कि लोगों ट्रायल तो दहशतगर्दों के होने ही फौजी वो उसमें तहवील में चाहिए। फिर ये सबसे बड़े अफवाज की जनाब ये तारीफें करते हुए नहीं थकते थे और कहते थे कि जनाब जो आर्मी चीफ होता है वो तो कौम का बाप होता है। और ख़ास तौर पर ये कहते थे कि भाई ये तमाम मामलात जो हैं वो तो रिकॉर्डिंग भी इनके तो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त होती थी बानी पीटीआई के, कि वो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। लेकिन अब जब सारा आईना इनके सामने आ गया है और ये उसमें कानून के शिकंजे के अंदर आ गए, अब इनकी चीखें निकल रही और अब तो यहाँ तक के ये बेचारे ये गुजारिशात कर रहे हैं कि यार प्लीज बंद कमरे में हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात कर लें ताकि हमारे मिन्नते तरले और जो हमने एनआरओ मांगना है वो लोगों के सामने और पब्लिक के सामने ना आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, सियासी बातचीत करें पुरअमन रहने के लिए। हमने तो हमेशा कहा कि हमारे दरवाजे खुले, यही ख्वाहिशमंद है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट तो यहाँ पर थोड़ी सा प्रॉब्लम है और ये आपको समझाना पड़ेगा नेशनल टीवी के ऊपर लाइव शो के अंदर। ये आप लोगों को बताएं कि 9 मई बहुत गलत हुआ, वो किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है जो भी 9 मई हुआ, और जिन लोगों ने 9 मई किया उनको सजाएं मिल रही हैं। दूसरी किस्त भी आएगी, तीसरी किस्त भी आएगी और तब तक मिलेगी जब तक मास्टरमाइंड को सजा नहीं हो जाती। सर अगर 9 मई इतना गलत हुआ और 9 मई करने वाले इतने गलत हैं तो सर आप 9 मई वालों के साथ मुज़ाकरात करेंगे? मुझे तो इसकी समझ नहीं आई है। मुज़ाकरात किस बात पे? अच्छा, मुज़ाकरात में अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मुज़ाकरात में कोई बुराई नहीं है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, बातचीत से, जंगों के भी मसले बातचीत से ही हल होते हैं, ऑन द टेबल हल होते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि टाइमिंग भी कोई चीज होती है ना। लीग और बलोच साहब थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। बात ये है कि हमने तो डे 1 से इनको ऑफर कराई हुई थी कि जिस तरह से ये इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है उसके ऊपर इन्होंने अपने जत्थों के जरिए और केपीके की हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से इन्होंने 2-3 दफ़ा चढ़ाई की है और यलगार की है और उसके अंदर पुलिस वालों को भी शहीद किया, रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, सैकड़ों के लिहाज से पुलिस वालों के सर फोड़ दिए, बाजू और टांगे तोड़ दी और उल्टा जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर तो गोली चली है और वो कैसी सुलेमानी टोपियां पहन के गोलियां आई कि जिसकी ये तो एक एक चीज़ की ऑडियो वीडियो बल्कि गलत ऑडियो वीडियोस लगा कर भी वो करते हैं। और कमाल की बात है इतने लोगों को गोलियां लग गई और कितनी समझदार गोलियां थी कि ये इनके तमाम जो सरकर्दा लोग थे बकौल इनके वो भी एहतजाज में थे, किसी को गोली ने छुआ तक नहीं और चंद लोगों को गोलियां मारी गई। तो ये मतलब है इनका तो अभी उसमें भी ट्रायल होना है और वो भी हकीकत सामने आ जाएगी कि गोलियां मारने वाला कौन था और क्या वो सीन था। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने अच्छा सवाल किया 9 मई के वाकयात। हम तो ये चाहते हैं कि आप सियासी डायलॉग करें। आप ये जो बार बार यलगार करते हैं ना लास्ट कॉल और फाइनल लास्ट कॉल, हमने जब इनसे मुज़ाकरात उस वक्त किए जब इनकी फाइनल कॉल भी गुजर चुकी है और आपको पता है फाइनल कॉल के बाद क्या होता है, फिर मिन्नत तरला और गुफ्तगू शनीद होती है। हाँ, ये असम्बली के अंदर आए, इनके लोग हैं जो कि असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, ये बार बार वफाक के ऊपर यलगार ना करें, ये पुरअमन एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज के बाद ये बात ना करें कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे, हम पुरअमन रहेंगे, सिविल तरीके से जो है सिविलियन मामलात को जो है वो हल किया जाएगा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं वापस आती हूँ फॉर द सेकंड राउंड। शाहिदा रहमानी साहिबा, एट द सेम टाइम जब 9 मई करने वालों को सजाएं देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दिस इज बीन वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर कि भाई जब तक मास्टरमाइंड तक को सजा नहीं मिल जाती ना तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी यहाँ पर सजाएं आने का सिलसिला शुरू हुआ, एक दिन के बाद जो है वो वजीर आजम साहब ने कमेटी बना दी। ऑफ कोर्स आपके मेंबर भी है, नवीद कमर साहब भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि आपको कमेटी में डाल दिया गया है, इस वजह से चलें जी अब आप इसका प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, या आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि पीटीआई को मुज़ाकरात के जरिए इंगेज करना चाहिए और आप उनको इंगेज कर लेंगे? बहुत शुक्रिया बिनिश। मैं समझती हूँ कि 9 मई के वाकयात का अगर पहले फैसला हो जाता तो आज हालात शायद कुछ और मुख्तलिफ होते। चलें, देर आए दुरुस्त आए, और जो कुछ है पूरी कौम ने देखा। 9 मई कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया या अचानक हुआ। मैं उसकी विक्टिम थी क्योंकि उस दिन आपको याद होगा कि 10 मई को हमारी इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, और उस वक्त के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने की थी, और मेरी एक गेस्ट को लेने के लिए ऑनरेबल 2-3 गेस्ट जब बाफार से आ रहे थे उनको लेने के लिए मैं एयरपोर्ट जा रही थी। मेरी गाड़ी के साथ जो हुआ मैंने खुद देखा कि जिस कदर ये रात को 9 बजे 10 बजे के करीब
संजानी की तरफ, क्योंकि एक इस्लामाबाद हाईवे बंद था, तो संजानी की तरफ से जब मैं जाने लगी तो वहां मेरी गाड़ी पे अटैक हुआ। किस तरीके से हमने अपनी जानें बचाई, तो ये सारी चीजें हुई हैं और हर जगह हुई हैं। और उसके बाद हमारे वो मुकामात जो हमारे लिए मैं समझती हूँ कि फख्र की एक अलामत होते हैं, वो इलाके जहाँ पे आम शहरियों को क्या MNA MPA सैनिटर्स को भी विदाउट परमिशन जाने की इजाजत नहीं होती, बड़े हसास एरियाज होते हैं। वहां पर जब लिखा होता है कि नहीं जाना, तो इसमें नहीं जाना, हमें कानून को फॉलो करना है एज ए पाकिस्तानी। लेकिन हमने देखा कि ना सिर्फ उसको वायलेट किया गया, बल्कि एक आम इंसान के घर में घुसना, उसको उस पे हमला करना, उनकी चीजों को निकालना, फिर कोर कमांडर जो कि आपकी शहर के एक मैं समझती शान होता है, उसको उसके घर को ना सिर्फ लूटा गया, जलाया गया, अशिया को जिस तरीके से ले जाया गया, वो सब बड़े फख्र से कर रहे थे। उनकी वीडियोज हैं, आज ही हम लेके जा रहे हैं, आज हमने ये कर लिया, किसके कहने पे किया था। ये मैं तो समझती हूँ कि जिन्होंने उकसाया उनको भी सजा देनी चाहिए, ताकि इस तरह के कोई भी जराइम ना कर सके। ये सब दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। हम तो बार बार कहते थे कि दहशतगर्दों को के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको मंतकी अंजाम पर पहुंचाए। मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी भी उस कमेटी के अंदर शामिल है। लेकिन मैं हाँ, अब आते हैं, देखिए मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी इब्तिदा से कह रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि 90s के एरा में पीपल्स पार्टी और PMLN की जो महाजराई से उस वक्त के डिक्टेटर्स को, उस वक्त के आमिर ने आके मुंतखब हुकूमत का ना सिर्फ कला कमा किया, बल्कि उन्होंने इक़्तिदार एक तवील अरसे तक किया, और उससे जो मुल्क को नुकसान हुआ, ये सब देखते हुए उससे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आपने देखा मिसाक की जमहूरियत किया और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे। और इस आपने देखा कि 2008 से 13 तक हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कोई सियासी असीर नहीं था, तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लेकर फैसले होते थे। और हमने हंस रहे हैं अजहर साहब, मुस्कुराहट और आपके हंसने की वजह जानते, ब्रेक लेना है, इट्स अ हार्ड ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। Yes, yes. Let's go. अहमद, आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा, वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग, बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें, ताकि उससे मुमकिन नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ आज़ाद सदीक साहब मौजूद हैं और मेरे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा भी मौजूद हैं। आज़ाद सदीक साहब, मुझे पता है कि आप इम्पेशेंटली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन सर मैं भी बहुत बेकरार हूँ आपसे एक सवाल करने के लिए। एंड दिस इज द गुड पार्ट, वो जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़। द गुड न्यूज़ इज कि वो जो आपने कमेटी बनाई थी ना 7 रुकनी, वो ज़ाया नहीं हुई है, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत मान गई है, बल्कि संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन शहबाज सरकार ने काम किया, आप लोग के लिए कमेटी बनाई जो कि आप लोगों से बात करेगी। लेकिन सर मैं तो हैरान परेशान हो गई कि कमेटी है कोई 7 रुकनी,
लेकिन उनमें से जो 4 लोग हैं वो तो आए नहीं आपकी कमेटी के, सिर्फ 3 लोग आए, मतलब, और उनमें से वो भी 3 में से तो आपके वो है ना सुन्नी इत्तेहाद वाले, जिनसे आप लोगों ने पार्टी और उनका नाम मांगा है। ना गंडापुर साहब आए, ना उमर अयूब साहब आए, ना सलमान अकरम राजा साहब आए, ना हामिद खान साहब आए। अच्छा, पहले तो ना मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मुझे अफसोस और दुख आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अपना डिक्टेटरों की रूह के मुताबिक है। पालने वाले हमेशा से डिक्टेटर रहे हैं और हमेशा से वो कामयाबी के राज उनका यही है कि ये डीलें करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, कभी 10 साल की, कभी 5 साल की, फिर यहाँ से जिस तरह मुल्क से बाहर निकले प्लेयर्स। अब अपना फैसल वाडा ने बड़ा वाजे कह दिया कि रिपोर्टें हम पे इल्जाम लगता रहा, अब तो सारी चीजें बड़ी वजाहत के साथ क्लियर आ गई हैं। अब तो और दूसरा जो है ना, अब आगे हमारा दो तो चले, हम तो बड़ा कुछ करते रहे, लेकिन अब तो नजर आ गया ना, अब तो सारा ये कारागर ये भी रहे हैं तो सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे पड़ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट बड़ी हिम्मत है, वो फेस कर रही है इन सारे मामलात को। अब तो कौम के बच्चे के ऊपर सामने है। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी डिक्टेटर के साथ चलने वाली जमात नहीं थी। जमहूरी जद्दोजहद है उनकी, उनके लीडर की शहादत आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है और वो ये तारीख लिखी जा रही है ना। यानी हम 42 साल बाद आकर अपनी गलतियां इसलाह कर रहे हैं। ये इमरान खान का कोई 42 साल नहीं इंतजार करना पड़ेगा आपको। इन गलतियों की इसलाह जो है ना, आप आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर देखेंगे कि पूरी कौम के सामने माफियां मांगी जा रही होंगी और चीजें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। अब आती है अगली बात की तरफ। देखिए, मुज़ाकरात, जहां तक है मैं तो मुज़ाकरात का खुद कायल हूँ। मैंने तो 5 जून 2023 को लंदन में कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मिसाके जो जमहूरियत है, 26वीं आईनी तरमीम देख लें, ये जो कुछ किया है, इन्होंने तो मिसाके जमहूरियत की नफी कर दी है। इन्होंने तो हर चीज, इनके पास आप खुद फैसला करने के लिए है क्या इनके पास बंदे नहीं थे? 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो वजीर कानून ने खुद कहा था कि मैं भी अभी देख रहा हूं। आप वहां से अंदाजा लगा लेना कि किसको क्या पता था। अब तो हर एक को पता है ना, जो कुछ भी कानून साजी हो रही है, आइन साजी हो रही है, कहां से आ रही है, कहने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क के बच्चे को पता है और पूरी दुनिया के अंदर पता है। मैं तो इसलिए उस दिन से ये बात कर रहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात में मुज़ायका कोई नहीं है और मुज़ाकरात में हम कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे ना, हमने कोई एनआरओ लेना है ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कोई एनआरओ की तरफ जाएं। एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन आपने शहबाज सरकार के मैंडेट को मान लिया है। जिनको आप कल तक ये कहते थे कि भाई इनके पास तो ना पावर है, ये कौन सी हुकूमत है, ये तो बहुत ही कमजोर हुकूमत है, आपने उनके मैंडेट को मान लिया, क्योंकि बाकायदा डायरेक्टली उनके साथ आपकी जो कमेटी है वो उनकी कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही है। जी सर, कोई मैंडेट नहीं माना, कोई मैंडेट नहीं माना। हमने मैंडेट क्यों मानना इनका? उन्होंने खुद कहा कि जनाब हम एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू नहीं सुनी है आपने शायद? अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि आज भी ताकतवर वही है, फैसले उन्होंने करने, उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया है। या तो ये ना ये कहते हैं ना उनकी मर्जी के बगैर नहीं होगा सर, ऐसे नहीं। उन्होंने ऐसे बोला था कि ऑन बोर्ड होंगे, मर्जी नवाज शरीफ की होगी। सर ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर, उन्होंने कहा था मर्जी नवाज शरीफ की होगी लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। ओहो, शहबाज शरीफ किसकी बात करते हैं जो बेचारा बाथरूम में पूछ के जाता है? यानी उसकी आप अपने फैसला करने की सलाहियत है? आज नवाज शरीफ का छुप के बैठा हुआ है, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था नवाज शरीफ की। सर शहबाज फोबिया हो गया है, शहबाज आपको क्यों सुनाई दे रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ। मैं जो बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ आए ना, कौम के सामने फेस करे, को बड़े जलसे करे, बताए ना आगे कौम को। अब तो कौम समझ चुकी, आज कराए ना इलेक्शन, 85% वोट जो है वो इमरान खान का पता चल जाएगा। हम सकून की तरफ बढ़ रहा है, जलसे और ये सारा कुछ जो है, ये तो सर इलेक्शन ईयर में होता है ना। ना, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है ना कि आप तो आप अंदाजा लगाएं। मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों को जानता हूं, अगर बताएं ना कौम के सामने कि नवाज शरीफ कितनी दफा मिला है, मरियम सफदर कितनी दफा अपने पार्लियामेंट बजा गया है, उन्हें पता है कि चाबी कहीं और है, उन्हें हर एक को पता है कि चाबी कहीं और है, चाबी वहां से आनी है। ये जमहूरी रवैया तो मुझे बता दे, जमहूरी रवैया कहीं नजर आया आपको? आपका एमएनए एमपी होल्ड कर ले सिद्दीक साहब, ये अली गौहर बलोच साहब से अभी आपको पूछवा देती हूँ। अली गौहर बलोच साहब किधर है भाई चाबी? मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं सामने आ रहे? कितनी दफा आप लोगों से मिले? पूछ लेना सर, अभी पूछ लेते हैं। नून लीग वाले हमारे पास भी बैठे हुए हैं। मेरी बात देखे ना, आपने मेरे सामने बिठाया हुआ है 2 लोग। नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी पार्टी पूरी टिकटों के दौरान और मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जाहिर है कि वो उनके भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी इस वक्त वजीर आला हैं और जितनी दोनों हुकूमतें जो पंजाब की और मरकज की हैं वो नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक चल रही हैं, उनकी ज़ेरे क़यादत चल रही हैं और उनकी मशावरत के साथ चल रही हैं।
और जहां कहीं जरूरी होता है वो मीटिंग्स लेकर वो अपनी पार्टी की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनको वो हदायत जारी करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि इनको जाहिर है कि अब हर चीज तो इनको गलत नजर आती है। मैंने बताया ना कि ये बुखलाहट का शिकार है। ये तो अभी बता रहे थे कि नून लीग जो है उसके जो मतलब है कि वो स्टैब्लिशमेंट के जेर साया रही है। इनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम भूल गया, इनको जनरल पाशा भूल गया, इनको आरटीएस सिस्टम भूल गया, और इनको वो जो कहते थे इनके खुद लीडर, आप इनकी बात तो छोड़े ना, वो कहते थे कि भाई मेरे इजलास में तो लोगों को भेजा जाता है, मतलब है कि ये जमहूरी और आईनी था, वो आरटीएस सिस्टम की साइन के तहत था, वो जो लोगों को भेजा जाता था असेंबली में कि जाके फलां कानून पास करवाओ या फलां का जनाब एतमाद का वोट दो, तो वो कौन इशारे करता था और किसके इशारे की वो बात करते थे? एक अंपायर की उंगली की बात वो कौन किया करता था? और वो जो जावेद हाशमी साहब जब इनकी पार्टी में गए थे और जब उनकी पार्टी से बाहर आए तो उन्होंने किस किस्म के इमरान खान के बारे में बातें की थी कि वो जनाब क्या बता रहा था इकरामुल्लाह न्याजी का बेटा। तो वो मतलब है कि बातें सारी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। अब तो इनकी चूंकि जो हंडिया है वो चौराहे के बीच में फूट चुकी है और ये बुखलाहट का शिकार है। और जिस तरह मैंने बताया है कि अब अगली बारी जो है वो जो इसके मास्टरमाइंड थे, जो इसके हदायतकार थे इस सारे इन हमलों के और इस सारी चीजों के, इनको बहुत सारे साल मिले और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमेशा पुरतशद्दद एहतजाज को मुसल्लत किया। हमेशा पाकिस्तान की हुकूमतों और रियासतों को इन्होंने ब्लैक मेलिंग की सियासत अपनाई और ये खुद इतने जमहूरी है कि सरेआम गोलियां मार दी टीएलपी के लोगों को। और खास तौर पर वो साहिवाल का वाकया भी याद होगा आपको, दहशतगर्दी का, जो इनके हुकूमत में हुआ था जब मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियों से भून दिया गया था। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है ये सारी। अब ये इंशाल्लाह बहुत जल्द कानून के कटहरे में और कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और इनके तमाम बाकी लोगों को भी सजाएं हो रही हैं। अब तो ये छुप छुप के एनआरओ मांग रहे हैं, मिन्नत तरला कर रहे हैं, फाइनल एंड लास्ट कॉल तो ये दे चुके हैं। अब ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी चलाते तो क्यों सर नहीं हो आप भाई? उनका मिन्नत तरला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे ना, आगे की बात कर दें। मिन्नत तरला वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे ना, हम एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप ये दावा कर रहे हैं हुकूमत होकर के तो आप मान रहे हैं इनका मिन्नत तरला। दहशतगर्दी की इन्होंने कार्रवाइयां की हैं और जो इन्होंने करप्शन के केसेस हैं वो मामला अदालतों के अंदर है। हमारे साथ बैठकर तो इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं कि भाई ये पार्लिमानी तरीके के साथ हुकूमत को जमहूरी तरीके के साथ कैसे चलाना है। अच्छा अली गौहर मौलवी साहब, आपके पास कोई इंसाइट है कि नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से? क्या वो कोई रिलीफ देने में यकीन रखते हैं? बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ, इसहाक डार साहब का होना, राना सनाउल्लाह साहब का होना एंड इरफान सिद्दीकी साहब का होना, दिस क्लियरली शोज कि हाँ नवाज शरीफ साहब, जैसे बकौल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे, नवाज शरीफ साहब की क्या चाहत है? ये बात तो सिद्दीकी साहब की ठीक है क्योंकि हमें नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं, हमने बहुत टाइम से उनको देखा नहीं है, सुना नहीं है। सो व्हाट डज ही वांट्स? बड़ी क्लियर बात है कि वो मैं उनकी पार्टी का कारकुन हूँ और मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि किसी बेगुनाह बंदे को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूँ कि कोई गुनहगार बंदा, किसी गुनहगार बंदे को कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। हमारे साथ अगर आपने बात करनी है तो आइन और कानून के मुताबिक करनी है, हमारे साथ अगर बात करनी है तो अमन की बात करनी है, हमारे साथ अगर बात करनी है हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने हैं। हाँ, अगर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों कि जहाँ पर ये 26वीं तरमीम की मिसाल के तौर पे बात करते हैं, 26वीं तरमीम क्या असम्बली के अंदर से पास नहीं हुई और बेशुमार वो शिकें बहाल हुई कि जो कि कानून और वो 1973 के आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक थी और उस आइन में तो बार बार तब्दीलियां की गई थी। हमने तो बेशुमार वो शिकें भी बहाल की हैं जो कि तकरीबन मुअत्तल की गई थी साबका अदवार में तरमीम करके। तो मैं समझता हूँ कि ये भाषण ये ना दे और अगर ये मुज़ाकरात के जरिए ख्याल करेंगे कि इनको कोई एनआरओ मिलेगा तो वो इनकी खाम ख्याली है। अलबत्ता ये है कि ये जाहिर है कि ये अपने आप को कानून के आगे पाकिस्तान को तस्लीम करें, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें, पाकिस्तान के इदारों और निज़ाम और अदालतों को ये तस्लीम करें। ये तो किसी चीज को तस्लीम ही नहीं करते, जो चीज इनके फेवर में हो वो ही कानून। पहले आप ये अली गौहर बलोच साहब की चीजों का रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं शाहिदा रहमानी साहिबा के पास जाऊंगी। जरा रिस्पॉन्ड कर दें, आपको जवाब मिल गया? अच्छा, मैं वैसे हैरान होता, मेरी बात का सारा का एडमिशन तो हो गया। यानी मुज़ाकरात जो है ना, देखिए बड़ी वाज़ेह बात है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं, ख्वाजा आसिफ को माफी मांगनी चाहिए। मैंने तो पार्टी में कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह की तकरीरें की ना,
और दूसरी तरफ है नवाज शरीफ है। देखिए मेरी बहुत से इख्तलाफात अपनी जगह हूँ, लेकिन बेटर सेंस प्रिवेल है। ये हुकूमत जो है ना, ये हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोग कहते हैं, और इसका सबूत कैसे है? जावेद हाशमी की बड़ी बातें करते हैं। जावेद हाशमी क्या कह रहा है इसके बारे में? शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहा है? हमारे बारे में बातें होती है ना। आज देखे ना, जब जावेद हाशमी आज क्या ईमान ले आया किसी के ऊपर, या जावेद हाशमी ने बातें सच शुरू कर दी है किसी के ऊपर? समझ नहीं बात है। शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहा है, मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहा है, गौर करें। जुबैर क्या कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने तो इनका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है ना। सारी बातों को समझे आप। पार्टी से लीडरशिप से नाराज होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं ना। अब आपकी पार्टी को भी जो बानी पीटीआई को छोड़ गए हैं या पार्टी में नहीं है, वो बानी पीटीआई के बारे में भी ऐसी बातें करते हैं। आपको पता है इस तरह की बातें तो होती हैं। नहीं, लीडरशिप से नाराज होना और है, पॉलिसी स्टेटमेंट देना बात और है। लीडरशिप से कौन सा नाराज है? वो तो करतूतें बता रहे हैं कि सियासी जमात अब क्या रह गई है। ये कोई सियासी जमात है? ये तो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम भी कोई नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट सुपर एस्टेब्लिशमेंट जमात है ये वाली। अब क्या बात रह गई है? इसीलिए तो सारे वो साइड भी हो गए हैं, इसीलिए तो वो सारे कोने पे निकल गए। हमारे यहाँ में से कितने थे? हमारे यहाँ में देखिए, आप नुक्ता नजर मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या 9 मई करने वालों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले नहीं थे? क्या 9 मई करने वाले में टीवी प्रोग्राम में बैठे लोग नहीं थे? वो उन्होंने कर दिया। कहाँ है वो? लटकाए ना उनको सबको, कि वो जितने लोग थे उनको किस कैपेसिटी में आपने। और फौजदारी कानून में किसने कहा है कि आप घर बैठे ही बैठकर जिसको मर्जी इम्यूनिटी दे दे? अगर किसी कोई वादा मांग बनता भी है तो अदालत ने जाकर बरी करना होता है, आपने बरी नहीं करना होता। तो ये जो बात है ना, भी बारी आ जाए। अभी तो सिर्फ 25 लोग हुए हैं ना, वो तो 80+ की लिस्ट है, कोई पता नहीं कितनी लिस्ट है ना। सुने बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से नाम नहीं है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं देखी? क्या आपने नहीं सुने उनके टीवी प्रोग्रामों में बैठकर सारों के हवाले से? अब क्या वो उन लोगों को आप छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं आप, आपको कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो पसंद और नापसंद, दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त अदालतों में बैठकर कोई डील नहीं की है, किसी एक केस में डील नहीं की है। ये नहीं किया था कि जनाब और हमें बताते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जमात। अच्छा, क्या एस्टेब्लिशमेंट की जमात थी? 21 साल लगे इमरान खान को हुकूमत में आने में, 21 साल। और ये क्या है, 17 सीटों से लेकर आ गए। और वो क्या है, अच्छा वो 2 अगस्त 2018 में 21 साल लगे। 21 साल के बाद अगर हुकूमत मिली तो पार्लियामेंट फिर भी आपने एक सरकारी मुलाजिम से ही चलाई, तो सर ये भी तो गलत है ना। चले, शाहिदा रहमानी भी कुछ कहना चाह रही है, मैं वापस आती हूँ सर। अभी आपने शाहिदा रहमानी साहिबा का भी जवाब देना है सर। आती हूँ वापस आती हूँ। जी लीजिएगा, देखिए देखिए बात है कि अगस्त 2018 में हमें मत बुलाया करें। अप्रैल 2019 में अप्रैल 2019 1 to 1 कर लिया करें, हमें नहीं बुलाया करें। ठीक है जी। शाहिदा रहमानी साहिबा, अब आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि आप लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो एस्टैब्लिशमेंट के जिम्मे है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं जी। टाइम नहीं देती हैं। अगर आपको करना है तो फिर आप इन दोनों से ही कर लेते, मुझे ना बैठाते, मेरा भी टाइम कीमती होता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मेरी पार्टी पे इल्जाम लगाया एस्टैब्लिशमेंट की। हमने कभी, हाँ बिल्कुल, हमने शहादतें दी, हमारे 70,000 से जायद वर्कर्स कोड़े खाए, फांसियों पे लग गए, बीबी शहीद को शहीद कर दिया गया, उनके पूरे खानदान को, भुट्टो साहब समेत उनके खानदान को शहीद कर दिया गया। क्या हमने GHQ पे हमला किया? क्या हमने कोर कमांडर्स पे हमला किया? क्या हमने कहीं कानून और आइन को हाथ में लेने की कोशिश की? हमारी क़यादत ने हमेशा ये कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, सब्र आजमा, बहुत ज्यादा सब्र आजमा है। हमने एस्टेब्लिशमेंट से कभी गठजोड़ नहीं किया, हमने हमेशा मार्शल्लाह के खिलाफ जद्दोजहद की है। और आप देख लें कि जनरल जिया हो या जनरल मुशर्रफ, किस तरीके से हमने जो है अपनी सियासी हिकमत अमली से, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सियासी तदब्बुर से, उस वक्त जो मुशर्रफ 5 साल के लिए मुंतखब हो चुका था सदर, उसको ऐवान सदर से बाहर निकाला। आपने कहा है, आप में तो बर्दाश्त नहीं है, आपका लहजा जो है वो जमहूरी है। जिस अंदाज से आप बात करते हैं, अगर प्रोग्राम में बैठे हैं तो एक दूसरे का अदब एहतराम लाजमी होता है। आप देखें कि अभी किस तरीके से हमने जो जद्दोजहद की, आप अपनी जद्दोजहद बता रहे थे, आपने क्या किया? 21 साल आपने जद्दोजहद की है। जनरल मुशर्रफ आया तो आप रेफरेंडम की हिमायत के लिए बाहर आ गए, और आपने जनरल मुशर्रफ की हिमायत की। आपने हमेशा आमिरों और डिक्टेटरों की, उनको बोलने दें। देखिए ना, शाहिदा साहब गुस्सा कर लेंगी, उनको बोलने तो उन्होंने बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनी है। मैं आऊंगी नजर साहब आपके पास, शाहिदा का मौका तो होने दें। बर्दाश्त नहीं है, जब इनको आईना दिखाओ तो इनको बुरा लग जाता है।
आप बताएं कि क्या जनरल मुशर्रफ की उंगली पकड़ के, फिर पाशा की उंगली पकड़ के, फिर आप फैज का हाथ पकड़ के आप इब्तिदार में आए, सारे नून लीग को तोड़ के रोजाना वफादारियां बदली जाती थी, कहते थे विकेट गिर रही है, पीपल्स पार्टी के वर्कर को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तोड़ा जाता था। हमने तो आपके दौर में भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब के जो मुकदमा झूठे कायम हुए कराची के अंदर, उनको आपकी ख्वाहिश में मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा को चुंडी में लाया गया और उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों पे लाते थे। तो क्या हम हमले करते थे बख्तरबंद गाड़ियों पे? क्या हम जीएसक्यू पे हमले करते थे? हमने हमेशा अदालतों को फेस किया, हमारी लीडरशिप ने बर्दाश्त करें, हमारी लीडरशिप ने अदालतों को फेस किया और हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया। 26वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, हमने वो किया है जो कि मिसाके जमहूरियत में भी था, जो मोहतरमा शहीद का ख्वाब था। हम तो आईनी कोड बनाने जा रहे थे, लेकिन फिर तमाम पॉलिटिकल जमातों से, खासतौर पे पीटीआई और जेयूआई की ख्वाहिश थी कि नहीं जी, इसको आईनी जो है वो कोर्ट नहीं, उसको कमीशन बनाया जाए। तो हमने तो उसका भी आपका माना और बाहिमी इत्तेफाक से सारे काम हुए। आपकी तो पूरी लीडरशिप एग्री कर गई थी, लेकिन मैं ना मानूं ना, मैं आप कहें वो सच है, बाकी जो कहें वो झूठ है, इस तरह नहीं होती है सियासत। ठीक है आज़िज़ साहब, अब आप बोले ऐसे नहीं होती सियासत। आपको तो शाहिदा रहमानी की बातों का इतना गुस्सा लग गया। सर ये टॉक शो है, अब तो मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हुकूमती लेवल पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, शो भी ठंडे ठंडे किया करें आज़िज़ साहब, रिलैक्स होकर शो किया करें। जी बोले अब आपके पास माइक है, बोले जी बोले। अली गौर से मुझे बहुत से एतराजात हैं, लेकिन वो अब जब गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं नहीं बोला उसकी गुफ्तगू में, मैं बिल्कुल नहीं बोला ना जात के हवाले से बात। आप असूलों पे बात करें, प्रिंसिपल पे बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सिखाएगी, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में बैठी हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट को बैठ के यस और नो करती फिर रही है, जिनकी कुर्बानियां बहुत उंगली पकड़ के बात भी होगी तो उसी से होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीखा, तारीख से नहीं सीखा। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम लानत है जिसे 26वीं आईनी तरमीम का साथ दिया। एस्टेब्लिशमेंट हो या इदारे हो, हमारे लिए मुकद्दम है, हमने हमले नहीं किए। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जिसने फेवर की है, देखे ना, अपने डोमेन में काम करें, पीपल्स पार्टी यही कहती है। अच्छा अपनी बारी पे बात करें, 26वीं जी आज़िज़ साहब, फेवर की है ना, जिसने फेवर की है ना 26वीं आईनी तरमीम की, उसमें लानत है। हमने बिल्कुल कोई नहीं की, हमने और दूसरी मैं चैलेंज करता हूं, किसने कहा आईने पाकिस्तान 1973 असल शक्ल में बहाल हुआ? मैं आपके चैलेंज में कह रहा हूं, वकालत छोड़ दूंगा ये जो साबित कर दे कि आपने ये इल्जाम लगाते रहे। शाहिदा साहिबा, आपने ना अज़हर सिद्दीक साहब का बीपर बढ़ा दिया है। आखिरी 1 मिनट जो है ना, मैं अली गौर बलोच साहब को देना चाहती हूँ। आप आज़िज़ साहब रिलैक्स करें, ये सिर्फ शो है, आपने अपने अगले बड़े शो करने हैं। जी अली गौर बलोच साहब, वेरी क्विकली जरा सम अप करें भाई, मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल है, सब अमन सुकून होने वाला है, वेरी क्विकली। पहली बात तो ये है कि अज़हर साहब लगता है बहुत जज्बात में हैं और बड़ी लान तान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये लानत भेजें जिन्होंने आरटीएस सिस्टम के जरिए कामयाब हुए थे, फिर लानत भेजें जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की हमायत की थी उस वक्त उसके रेफरेंडम में, फिर अपने बानी पर और पार्टी पर उस वक्त लानत भेजें जो ज़हीरुल इस्लाम से और जनरल पाशा से मदद लेते रहे। तो मकसद ये कि टॉक शो में बैठ के यार आप इस तरह के बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बड़े बेशर्म इंसान है। कोई मतलब है कि वो एक कानून साजी हुई है, आप कह रहे हैं कि वो करने वालों पर लानत है, तो आप पर लानत नहीं पड़ेगी, वो लानत हट के आपके मुंह के ऊपर पड़ रही है। अच्छा प्रोग्राम का खत्म हो गया, ये बातें ना करें, ये बेशर्म है और ये लानते, और अज़ीज़ साहब ये लानते शान जा करें। इतनी अच्छी सिविल गुफ्तगू हुई है, पता नहीं प्रोग्राम के एंड में आके क्या हो गया आप लोग को। खैर एनीवेज जी, आप लोग के फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा और आप लोगों से मैं कल मुलाकात करूंगी। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।